FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और श्रोताओं, कान जो हैं मनुष्य में दो के जोड़े में होते हैं, और कान कितने महत्वपूर्ण हैं ये हमारी जो सेंसेस भगवान ने दी हैं, इंद्रियां, उसमें से कान एक हैं। और कान की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, और जन्मजात के साथ साथ क्या क्या समस्याएं उसमें हो सकती हैं, नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है, बड़ों में क्या हो सकता है, इन सभी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एन भानुमति। एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT PGI चंडीगढ़, और इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर नारायण, लेक्चरर हैं ENT PGI चंडीगढ़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और हम शुरुआत करते हैं एक आम परिभाषा से कि कान क्यों इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। जो सुनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण एक सेंसरी एस्पेक्ट है, जिसमें जब पैदा होता है बच्चा, या उससे पहले भी बोल सकते हैं कि पैदा होने से पहले ही जब मदर की ऊम में होते हैं बच्चा, 5 महीने में वो शुरू होता है पूरी डेवलपमेंट कॉक्लिया की। उस समय से हम सुनाई का वो पूरा सेंसरी डेवलपमेंट हो जाती है। एंड जो हमारे रिलीजनल एस्पेक्ट्स में हम बोलते हैं ना कि बेबी शावर करते हैं, जिसमें पूरा चूड़िया डाल देते हैं एंड बच्चे को स्टिमुलेशन देने के लिए, ये सब बहुत एंशिएंट ट्रेडिशंस में ही है वो सब। सो उस समय से वो स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है ऑडिटरी सेंस में। सो सुनाई का अगर वो ठीक नहीं होता है उस समय जब पैदा होता है बच्चा, एंड मामा पापा को ये 7 महीने तक किसी को समझ में नहीं आएगा कि बच्चा को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही जैसे रिस्पॉन्स देते रहते हैं। अगर सुनाई में कुछ दिक्कत होती है, उसकी पूरे डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पढ़ाई में आगे से जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बात करने का, सोचने का, समझने का, सब कुछ डिले हो जाती है। सो सुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट सेंस है, जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की जो भी रिस्क होती है आगे से, वो पूरा टाइम पे अगर हम उसको डायग्नोस करके इंटरवीन ट्रीटमेंट देते हैं तो वो सारा हम ठीक करवा सकते हैं। सारे डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चे जैसे हो जाते हैं उनको। छोटा बच्चा अपने बारे में बता नहीं सकता डॉक्टर भानुमति, तो पेरेंट्स का क्या रोल हो जाता है? किस तरह से पता चले कि बच्चे की सुनाई में थोड़ी कमी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पता लगाना चाहिए? तो जब भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं OPD में, फर्स्ट थिंग हम उनसे ये पूछते हैं कि जब भी आप उसको बुलाते हो पीछे से, आगे से नहीं, क्योंकि जब भी हम बच्चे से बात करते हैं हम बहुत बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इशारे बहुत यूज़ करते हैं। सो इशारे समझ के बहुत बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, इशारे समझ के कर लेते हैं। सो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि नहीं, जो भी मैं आगे से बोल रही हूँ उसको सब कुछ समझ में आता है। इसलिए आपको पूछना चाहिए कि पीछे से जो भी आवाज़ उसको आ रही है, जब वो खेल रही है, ध्यान नहीं देती है, खेलने में ज़्यादा ध्यान देने वक्त अगर पीछे से कुछ आवाज़ है, फिर उसके लिए क्या रिस्पॉन्स दे रही है बच्चा, वो हम पूछ सकते हैं। और अगर वो बच्चा सो रहा है, अगर कोई चीज़ गिर रहा है नीचे किचन में, दिस इज द बेसिक जो घर में जो होता है ना, वो है कुकर की सीटी है या डोरबेल आती है, नॉर्मल बच्चा रोना शुरू कर देते हैं डर के, बट इन बच्चों को तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आती है। सो उस समय उनको पता होता है कि जितना भी ऊंची आवाज़ देते हैं बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है, वही कंप्लेंट होता है उनकी। जी, तो बच्चों से जुड़े हुए कुछ और सवाल आपसे करेंगे थोड़ी देर में। अब हम पूछते हैं डॉक्टर नारायण से कि आम समस्याएं कौन कौन सी मरीज़ लेकर आते हैं आपके पास कानों की, कौन कौन सी कानों की बीमारियां हो सकती हैं एक व्यक्ति को, और कैसे ध्यान देना चाहिए? जी, जो सुनवाई की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो लोग आते हैं तो सबसे पहले उनके 2 टाइप हो सकते हैं। पहला तो है कि जन्मजात कुछ इश्यूज़ हैं, या जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हमारे को सुनने की कमी हो गई है। जी, कुछ लोग आते हैं जिनको कान में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से उनको कान में दर्द होगा या फिर सुनने में कमी हो जाती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पार्टी में गए और बहुत शोर से एक्सपोजर हो गए और फिर बाद में उनको सुनने में कमी हो गई, या उनको कान में थोड़ी दूसरे टाइप की आवाज़ें आने लग जाती है जिन्हें हम टिनाइटस बोलते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं और फिर हमें उसको असेस करना पड़ता है कि हियरिंग लॉस हो गया, उसका क्या टाइप है, क्या कॉज है, और उस बेसिस पे ही हम ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। जी, और आप दोनों से मैं बारी बारी से पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पार्टी में गए, बहुत ऊंचा सुना, वो तो चलिए एक ओकेजन है कि आपने एक बार ऊंचा सुना,
परंतु आजकल ईयरबड्स हैं, हेडफोन्स हैं, लगातार हम लगा कर रखते हैं जब से मोबाइल का उपयोग होना शुरू हुआ है। तो उससे क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, हियरिंग लॉस कितना बढ़ रहा है, क्या कहती हैं स्टडीज़, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा है सर, आजकल जनरेशन जो 20 साल से ऊपर है या इवन टीनेजर्स, बहुत लोग बिना ईयरफोन्स आप नहीं देख सकते हैं किसी को। जब भी आप पैदल जाते हो रोड पर, आप वॉकिंग में जा रहे हो, एक फैशन भी हो गया और उसको ऊंचा भी रख के सुनते हैं, इतना लाउड म्यूजिक सुनते हैं। सो उसमें ऐसा होता है कि टेम्पररी लॉस भी हो सकता है या परमानेंट लॉस भी हो सकता है। सो जितना ड्यूरेशन एक बंदा की वो एक्सपोजर होती है लाउड नॉइज़ के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो अगर मैं 8 घंटा पूरा मैं सुनते रहती हूँ ऊंची आवाज़, फिर उसमें तो परमानेंट हियरिंग थ्रेशोल्ड शिफ्ट तो होना ही है। बट अगर वो बच्चे अगर राइड करते हैं, बाइक में भी राइड करते हैं, फिर उसमें भी आप इतना ऊंचा आवाज़ सुन के ही जाते हैं आजकल। सो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया एंड उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या इशू में आके वो छोड़ देती हैं। फिर हमारे पास जब आते हैं, फिर एक्चुअली एक दो चीज़ है जिसकी रेडिएशंस की वजह से उनको रसोली भी डिटेक्ट हो जाती है आजकल। मैं राइट हैंडेड हूँ एंड मैं राइट हैंड में फ़ोन रख के ज़्यादा देर बात करते रहती हूँ। एंड आई हैड अ पेशेंट जो आते हैं, बोलते हैं कि हमारा अभी वेडिंग होना है एंड 6 महीने में फ़ोन पे ही थी और राइट साइड में उसका पूरा रसोली बन गया। और रेडिएशंस बहुत इतना तेज़ होता है उसमें। सो जब होता है फिर वो नर्व को अफेक्ट होती है, फिर उस तरफ उनको सुनाई नहीं देता है। सो सिंगल साइडेड डेफनेस जो बोलते हैं। सो अडल्ट्स में सिंगल साइडेड डेफनेस आजकल बहुत ज़्यादा इसलिए रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि जिस तरफ वो कान में यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी नस बहुत अफेक्ट होती है, उसके ऊपर रसोली भी बन सकती है। सो उसकी वजह से भी हमारे पास आते हैं। जी डॉक्टर नारायण, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैडम ने सही बताया कि जो तेज़ आवाज़ अगर हम लंबे समय तक सुने तो वो हमारे कान के अंदर में जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम आउटर हेयर सेल्स बोलते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें हियरिंग लॉस शुरू हो जाता है। अब ये जो हियरिंग लॉस है मेनली डिपेंड करता है कि कितने आवाज़ पे आपने सुना और कितनी देर तक सुना। तो जो हेडफोन रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें जो 60-60 का ये रूल है वो फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ योर वॉल्यूम शुड नॉट बी बियॉन्ड 60% एंड जो टाइम है वो भी 60 मिनट से ज़्यादा आप ना सुने। तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे चांसेस है कि डैमेज कम होगा। तो लाउडनेस कम करके रखना है और ड्यूरेशन है वो भी कम करना है। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन वाले भी हेडफोन्स आ गए हैं, तो अगर हम वो सुने तो क्या होगा कि नॉइज़ सिचुएशन में हम लाउडनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं कि हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे। तो अगर नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कान की रक्षा हो सकती है। जी, एक श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आज 2 डॉक्टर साहब हैं हमारे पास। 2 है सर? जी 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 जी। कौन कौन से? एक तो ENT वाले, हाँ दोनों ही, कान वाले। हाँ दोनों ही ENT के हैं। डॉक्टर N भानुमति जी हैं हमारे साथ और डॉक्टर नारायण हैं हमारे साथ। अपना प्रश्न पूछिए आप। अच्छा जी, अच्छा चलो डॉक्टर साहब, मैं FC चोपड़ा बोल रहा हूँ, पंचकुला सेक्टर 26 से। हाँ जी बोलिए। तो मैं वैसे तो ब्लाइंड मैन हूँ। Okay, एक्चुअली क्या कि मेरे ना कान में क्या है कि 5-6 साल से हाँ जी। कई बार तो ऐसे होता है कि बिल्कुल आवाज नहीं आती है एक कान से, है अच्छा ना? जी। और कई बार ऐसे लगता है कि भी बिल्कुल सही है, घड़ी की आवाज भी सुनाई देती है। हाँ जी। और कई बार जो है नहीं सुनती बीच बीच में। ऐसा क्यों होता है? आपकी उम्र कितना है जी? 60 है। ओके, सो यूजुअली जो उम्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रेस्बाइक्यूसिस करके बोलते हैं, जो पहले तो हम बोलते थे 60 साल के ऊपर, बट अभी तो 40 साल के ऊपर भी वो शुरू हो गया। सो बहुत लोगों को वो जो पतली आवाज़ है वो नहीं सुनता है, बट वो मोटी आवाज़ है वो तो सुन लेता है। सो अगर आप जो बोल रहे हो ना, जो टिक टिक की आवाज़ है, अगर वो मोटी आवाज़ है आप सुन सकते हो। अगर पतली आवाज़ है, जैसे एक बर्तन की आवाज़ या जो चम्मच और प्लेट के बीच में जो आवाज़ आती है, जो पतली आवाज़ होती है, वो सब डोरबेल की आवाज़, वो सब बहुत पतली होती है, हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। वो आपको सुनने में अगर मुश्किल होता है, फिर आपको प्रेस्बाइक्यूसिस होगा, क्योंकि वो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, सबको होती है। बट उसके लिए आपको हमारे पास क्लिनिक में आके एक बार टेस्टिंग, हियरिंग असेसमेंट करके फिर हियरिंग एड्स ही सोल्यूशन है उसके लिए। कहाँ पे आपका ये? PGI में ENT डिपार्टमेंट में आप आ सकते हो। वहाँ पे स्पीच एंड हियरिंग यूनिट है ENT में, सो जिसमें हम सुनाई की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो भी वहीं पे होता है। सो आप विजिट कर सकते वैसे तो सुनाई मुझे देता है, क्योंकि ये पहले आप देखिए 7 साल तो अब हुआ है ना। हाँ ये जी। तो पहले से है ना, 5-6 साल से हाँ पहले। जी, हाँ जी। तो इसमें क्या कि ऐसे लगता है, फिर मैं कई बार कान में तो उसको उंगली से साफ करता हूँ, पानी निकालता हूँ, हाँ जी। बीच बीच में कान में उंगली लगाता हूँ तो थोड़ा सा आवाज फिर आप वो मत करना।
मेरा मतलब घड़ी की आवाज मुझे पता लगना चाहिए, क्योंकि घड़ी बंद हो जाए तो हाँ, हो जाए, हाँ, हाँ। तो उस चीज का मुझे ज्यादा है। बाकी तो मुझे आवाजें ठीक आ आप रही है। खुद ही कुछ वो जो तेल लगाते हैं, कोई पानी लगाते हैं, वो सब मत करना। अगर क्लीनिंग भी करना है वहां पे आप प्रोफेशनल से करना। डॉक्टर साहब मैं तेल वगैरह कुछ नहीं डालता। हाँ, हाँ। पानी भी वो जो नहाते हैं ना, हाँ, उससे हाँ, भी हाँ, होता है, हाँ, हाँ। बाकी वैसे नहीं है। अच्छा जी। तो मेरा मतलब ये है कि मैंने 5-6 साल पहले भी दिखाया था, वो कहने लगी ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर जो मैंने कहा भी ऐसे तो फिर पहले हाँ, एक बार एग्जामिनेशन करने में हमें पता चलेगा कि वो बाहर वाले कान और जो बीच में होती है एक मिडल ईयर जो हम बोलते हैं, जो पर्दा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है फिर वो सर्जिकली मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद मशीन लगा सकते हैं। सो एक बार देखने में पता चलेगा आपकी रिपोर्ट। सो अगर आपको आ सकते हैं पीजीआई में एक बार विजिट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं योगेश बात कर रहा हूँ मंडी हिमाचल प्रदेश से। योगेश जी, अपना प्रश्न पूछिए कान से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। जी, मेरा प्रश्न ईयरफोन और हेडफोन से जुड़ा हुआ है। ह्यूमर्स कई जगह ऐसे भी मिलते हैं कि जब हम हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आजकल ऑडियो बुक्स का बहुत ज्यादा प्रचलन चल पड़ा है, तो ईयरफोन से सुनते वक्त उसमें कुछ माइक्रोब्स कान के अंदर चले जाते हैं जो हानि पहुंचाते हैं। ये अफवाह क्या सही है या गलत है? इससे क्या हियरिंग लॉस हो सकता है? डॉक्टर नारायण जी, जैसा आपने बताया कि अगर आप हेडफोन रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कान के अंदर जा सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप जब हेडफोन लगाते हैं तो उसको क्या आपने क्लीन प्रॉपर्ली किया है, नहीं किया है। आप उसको अगर सही ढंग से सैनिटाइज कर लिया है या कुछ जो भी चीज़ अगर लगा हुआ है, कोई गंदा आपने हटा दिया और फिर यूज़ किया, तो वो कान के अंदर नहीं जाएंगे। अगर किसी को ऑलरेडी इन्फेक्शन है कान के बाहर से और फिर आपने वो यूज़ किया, तो मे बी उसके वजह से ये हो सकता है कि आपको आउटर ईयर में कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन सुनने का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर जब आप हेडफोन तेज़ आवाज़ में सुनते हैं और लंबे समय तक सुनते हैं, उसकी वजह से होता है। तो दोनों के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। एक और चीज़ है उसमें जी, अगर आप हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो या ईयरफोन्स यूज़ करते हो, दोनों में फ़र्क है। सो अगर ईयरफोन्स है वो पूरा अंदर तक जाती है, हेडफोन्स तो ऊपर रहता है। सो ईयरफोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। सो वो भी आप मॉनिटर करना है कि कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये तो कानों के जो विभिन्न समस्याएं हैं, आजकल की जो जनरेशन है, लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, ईयरफोन्स, ईयरबड्स लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और जैसे डॉक्टर एन भानुमति ने बताया कि बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो क्या किसी प्रकार की स्क्रीनिंग भी आजकल उपलब्ध है ताकि बच्चों में वो समस्या आए ना, या फिर बच्चों के पैदा होने से पहले ही सजग हो जाएं, पता चल जाए पेरेंट्स को? हाँ जी सर, पैदा होने से पहले पता करना, तो इंडिया में तो हम वो सिस्टम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली जब भी बच्चा पैदा होता है उसी दिन या अगले दिन 24 आवर्स के बीच में, 24 to 48 आवर्स के बीच में 2-3 टेस्ट हो सकता है उसमें। एंड पहले जो करते हैं ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस बोलते हैं, जो आउटर हेयर सेल्स को जो उसकी जो रिस्पॉन्स देखते हैं हम उससे, एंड जब भी वो स्टिमुलस साउंड जाती है वो हेयर सेल्स रिस्पॉन्ड करना शुरू होती हैं। अगर नॉर्मल है तो हमारे पास वो एमिशंस आ जाती है वो हेयर सेल से, फिर हमें पता चलेगा कि वो नॉर्मल हियरिंग है। बट ऐसा है कि सारे बच्चों में वो नहीं आता है। पहले दिन में वो कभी कभी वो फ्लूइड फिल होती है, अंदर कुछ गंदगी होती है। सो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले अगर रेफर हो जाता है, पास नहीं हो रहा है रेफर में, अगेन 3 हफ्ते में एक बार हम बुलाते हैं। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। हमने पीजीआई में 2020 में शुरू किया था न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, फिर 22 में हमने यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग शुरू किया था। उसके बाद ये अचीवमेंट है पीजीआई की, जिसमें हम 2.5 महीने के बच्चों को हम डायग्नोस कर देते हैं हियरिंग लॉस, एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो होना है वो 3 महीने तक मिल जाती है उनको। सो क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ जो पीयर ग्रुप जो बोलते हैं नॉर्मल हियरिंग बच्चों, उनके साथ जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, उस समय तक इनकी पूरी स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटपार हो जाती है। सो बराबर होने में उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में, और आगे वही अल्टीमेट गोल होता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छा सेटल होना है। सो वो पहले से अगर डिटेक्ट हो जाती है, हम सही टाइम पे वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा जो भी न्यूबॉर्न किसी हॉस्पिटल में भी हो, उसका हियरिंग स्क्रीनिंग मैंडेटरी, उसको नेसेसरी करना पड़ेगा। जी, तो ये हियरिंग जो स्क्रीनिंग है न्यूबॉर्न्स की करना बहुत आवश्यक है। इससे काफ़ी सही टाइम पे इलाज संभव हो सकता है।
तो डॉक्टर नारायण, ये जो टेनाइटस है जिसकी समस्या आजकल बहुत देखने को मिल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके उपरांत कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोगों को ऐसा अंदेशा है कि उन्हें कोविड हुआ, उसके उपरांत भी कुछ ऐसे केसेस बढ़े हैं। तो ये साधारण तौर पे अगर कोई जानना चाहे तो टेनाइटस होता क्या है? जी, टिनाइटस एक कंडीशन है जिसमें बाहर की आवाज़ नहीं भी आए तो भी कान के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब किस वजह से होता है और इसका जो प्रिवलेंस है वो पहले कम था, अभी पोस्ट कोविड हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पहले हमने अभी डिस्कस किया था कि नॉइज़ की वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है और वो आउटर हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसके वजह से ये टिनाइटस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है कि जैसे आपने बोला कि कुछ बीमारी हो गई या नॉइज़ एक्सपोजर हो गया, तो उसकी वजह से अगर टिनाइटस होती है तो लोगों में स्ट्रेस बढ़ जाता है कि हमें इस टाइप की आवाज़ें आ रही हैं, हमारे अंदर कुछ बीमारी हो गई है। तो अब टिनाइटस की वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस फिर से हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा टिनाइटस परसीव करने लग जाता है जी। तो एक तरीके से विशियस सर्कल बनता है जिसे हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि जब हियरिंग लॉस होता है तो ज़्यादातर लोग उसको अनदेखी कर देते हैं क्योंकि ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है। अगर आपने अनदेखी कर दी, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो नर्व है वो दूसरे ढंग से फिर बिहेव करता है, तो उसकी वजह से इस टाइप की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो पहला ट्रीटमेंट तो यही है कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आपको हियरिंग लॉस है तो उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज करें और फिर हियरिंग एड का यूज़ करें। उसके अलावा ये है कि आप ज़्यादातर क्वाइट सिचुएशन को अवॉइड करें, नाइट में हो या जब आप अकेले रहते हो उस टाइम में हमें टिनाइटस ज़्यादा लगने लग जाती है तो हम कुछ नॉइज़ मेकर्स होते हैं जो नॉइज़ करते हैं या फिर क्यों म्यूज़िक है या बहुत सारे अभी मोबाइल बेस्ड ऐप आ गए हैं जिसको हम यूज़ करके उस टिनाइटस का परसेप्शन कम कर सकते हैं। तो इस टाइप के अगर हम करें तो टिनाइटस से हम बच भी सकते हैं और अगर टिनाइटस है तो उसका परसेप्शन भी कम हो सकता है। जी, ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे हो जाए तो हो जाता है। जी। और बच्चों को जो फीडिंग होती है नवजात शिशुओं की, जैसे आपने बात की, तो उनको दूध पिलाया जाता है, कई बार वो सोते सोते दूध पीते हैं, फिर उनमें कानों का इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उससे कैसे बचना चाहिए और बार बार इन्फेक्शन ना हो तो उसका क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें 2-3 चीज़ है सर, जिसमें अगर बच्चा को स्ट्रक्चरली कुछ इम्पेयरमेंट है अंदर, जैसे क्लिफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं, वो जुड़ी नहीं होती है ना, वो बोन्स की, लिप्स की होती है और पैलेट का भी होती है ऊपर। सो उस केसेस में तो हम प्रोस्टोडोंटिस्ट को रेफर करके उनको प्लेट देते हैं जिसमें वो फीडिंग बॉटल के ऊपर वो प्लेट आती है, फिर वो हम ब्लॉक करके वो डायरेक्ट बच्चा तो पी लेता है। एंड उसकी पोजीशन जो है, बच्चा के जो हेड पोजीशन है उसको ऊपर रख के पिलाना बहुत ज़रूरी होती है। सो ऐसे होता है कि बहुत पेरेंट्स को पता नहीं होता है, पेरेंट्स को वो सिखाते नहीं है, सो उस समय वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इवन नॉर्मल बच्चे में प्रॉब्लम होती है, जैसे बेड के ऊपर उसको लिटा के फिर फीड करना, वो सारा प्रॉब्लम्स ईयर इन्फेक्शंस को लीड करती है। एंड जैसे बच्चे को यूजुअली हम क्या कहते हैं, उसकी गम्स को भी क्लीन करना है दूध पिलाने के बाद, वो करते नहीं है, वो इन्फेक्शन भी डायरेक्टली ईयर को पास ऑन हो जाती है, जल्दी इन्फेक्शन करती है। जी, कान का बहना जिसे आम भाषा में कहा जाता है, ये क्या होता है? कान का बहना तो एक आपका मिडल ईयर डिसऑर्डर है। इसमें जैसे हमें पता है कि कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा, बीच का हिस्सा और आंतरिक हिस्सा। अगर कान के बीच वाले हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि जब सर्दी या जुकाम हो जाए तो उस टाइम में हमें बोलते हैं कि कान बंद हो गया। इसका क्या कारण है कि जो हमारी एक नली होती है, स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, वो गले को कान से जोड़ती है जी। तो अभी क्या होगा कि अगर गले में इन्फेक्शन हो गया तो वो जो स्टेशन ट्यूब है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करना बंद कर देगी और उसमें से ही वो इन्फेक्शन फिर कान में भी जा सकता है। अब वो उसके वजह से क्या होगा कि अगर स्टेशन ट्यूब बंद हो गया तो उसमें निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और वो आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनसे वो तरल चीज़ को अपने ओर खींच लेती है और उसमें पानी बनना शुरू हो जाता है। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो बाहर जाने का रास्ता खोजेगा। तो उसके बाहर में एक पर्दा है, कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वो प्रेशर दे के उसके अंदर होल बना के वो बाहर निकल जाती है। तो ये कान का बहना जो है ये स्टार्टिंग में हो जाता है तो जो कान का छेद है वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी
काफ़ी समय तक अगर इसको इग्नोर किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो उससे वो हियरिंग लॉस हो सकता है। इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है जो कि ब्रेन तक भी जा सकता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। स्टार्टिंग के ही चरण में उसको असेसमेंट करना और ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जी, और ये जो हियरिंग लॉस की बात हो रही है आजकल, एक तो होता है एज रिलेटेड, चलिए उसको मान लिया जाता है कि एज से रिलेटेड है। एक हियरिंग लॉस हो रहा है सडन हियरिंग लॉस। तो अगर किसी को सडन हियरिंग लॉस हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो जो सडन लॉस है 2-3 रीजंस हो सकता है, बट मेन रीज़न ये है कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है कॉक्लिया को। सो उसके लिए अगर 72 आवर्स से पहले वो पहुंच जाते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, डेफिनेटली मोस्ट 99% वो रिवर्सिबल हो सकता है अगर वो सेंसरी न्यूरल है तो। अगर वो रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से या ट्रॉमा की वजह से होता है, वो दूसरी तरीके की, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ट्रीटेड। इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। उसमें तो और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हेड इंजुरी इन्वॉल्व हो सकती है उसमें। सो वो भी सडन लॉस ही बोलते हैं, बट ये जो सेंसरी न्यूरल लॉस है वो अलग है। उसके लिए हम ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, वो यूजुअली स्टेरॉइड से कर लेते हैं वो। जी, और कई बार कान के अंदर फॉरेन बॉडीज़ चले जाती हैं एक्सीडेंटली, किसी भी तरह से चला जाता है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या हो जाए तो इनिशियली घर पे उसको क्या सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंचे? वो कुछ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वॉट, हाँ, जो हम एडवाइस करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाओ, उसको निकाल दो। या क्या करते हैं घर पे मोबाइल लाइट दिखा के फिर दूसरा बंदा उसके अंदर कुछ डालते हैं। हेयर पिन्स, यूजुअली हेयर पिन से निकालना कोशिश करते हैं, या कॉटन बड्स रख के कोशिश करते हैं। कॉटन बड्स एक्चुअली मना करते हैं, किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली बच्चे में तो पेरेंट्स अवॉइड करना है। एंड जो हेयर पिन्स है, वो जो पतले वाली हेयर पिन जो होती है उसमें भी निकालना कोशिश करते हैं। वो सब कुछ भी नहीं करना, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो निकाल देंगे सेफली। जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास हाँ जाएं। जी, और कानों की सफाई के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं, किस तरह से साफ रखा जाना चाहिए। तो डॉक्टरों का क्या कहना है कि कुछ वैक्स उसमें जो पैदा होता है, तो कहा जाता है च्यूइंग का जो एक्शन है अपने आप बाहर निकलता रहता है, अपने आप साफ होता रहता है कान। क्या ये सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों वो सही है, एक्चुअली सही है कि अपने आप वो साफ हो जाती है, बट सारे लोगों में वो नहीं होता है। कभी कभी वो जम जाती है, फिर वो बहुत हार्ड होने लगते हैं, फिर इम्पैक्टेड वैक्स कहते हैं उसको। उस समय पेन ज़्यादा होता है। हाँ, तो उस कंडीशन में अगर पेन हो रहा है और वैक्स है तो हमें उसमें कुछ सॉल्यूशन डालना होता है, और जिसकी वजह से वो फिर गीली हो जाती है और फिर इजीली वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप खुद से अगर ईयरबड का यूज़ करके उसको निकालना की कोशिश करेंगे तो वो और अंदर की तरफ हम धकेल देते हैं, और फिर उस टाइम निकालना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकता है। जी, कान का दर्द वैसे भी सहा नहीं जाता। एक तो दांत का दर्द बड़ा मशहूर है और एक कान का दर्द भी बड़ा मशहूर है, किसी ना किसी को कभी ना कभी बचपन में हुआ होता है। तो कान के दर्द के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? किस ओर इशारा करता है कान का दर्द? अगर किसी बड़े व्यक्ति को हो या फिर टीनेजर को हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसे इंडिकेट करती हैं? जैसे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में जो भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन, अगर डॉक्टर रे ने बताया कि आपको फ्लूइड जम जाते हैं, भर जाते हैं उसमें, फिर वैक्स जम जाती है, फिर उसमें भी बहुत पेनफुल होता है क्योंकि बंदे को ऐसे सुनाई में भी दिक्कत होती है उसमें, और पेन भी ज़्यादा होता है। सो उस समय उन्होंने खुद ही कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना है। दूसरा है कि सारा टाइम आपको दर्द फील नहीं होगा, इसलिए वो हमारे पास नहीं आते हैं। बहुत दिन के बाद बोलते हैं कि सुनाई कम हो गया। सो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि उस समय बहुत जितने भी वो डिग्री ऑफ लॉस जो बोलते हैं हम, सिवियरिटी बढ़ जाती है, फिर हमारे पास आके बोलेंगे कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बहुत डरते हैं। दूसरा आपने बोला डेंटल की प्रॉब्लम, एक्चुअली रेफर्ड पेन भी होते हैं किसी पेशेंट्स में। जब भी डेंटल पेन होते हैं, ईयर पेन तो होता ही है, रेफर्ड पेन बोलते हैं उसको। सो उसमें ईयर की कुछ इशू नहीं होगा, बट सिर्फ दांत की वजह से ईयर पेन शुरू हो जाता है। बट वो हमारे पास आएंगे पहले, फिर हम बोलेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको दांत वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो दांत की वजह से भी बहुत कुछ इश्यूज यहाँ पे आती है। जैसा कि नाम ही बताता है डॉक्टर नारायण की ENT, कई कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो और कौन सी, जैसे डॉक्टर भानुमति ने बताया कि अगर दांत की प्रॉब्लम हो तब कान में दर्द हो सकती है, तो गले के इन्फेक्शनों में भी कान की और कुछ समस्याएं आ सकती हैं? जी डेफिनेटली, क्योंकि एक जो पहले बताया हमने कि स्टेशन ट्यूब है जिसके थ्रू गला और कान हमारा जुड़ा हुआ है।
अगर गले में इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन की वजह से जो जर्म्स है, बैक्टीरियाज हैं, वो कान के बीच वाले हिस्से में भी जा सकते हैं और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें जैसे लगे कि अगर बार बार हो रहा है तो जैसे ही आपके गले की इन्फेक्शन शुरू हो तो उस टाइम में आपको मेडिसिन यूज़ करना चाहिए ताकि आपके कान का इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े और कान में दर्द ना हो। जी, और जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है उसमें हियरिंग एड्स के बारे में बोला जाता है, परंतु बहुत सारे जो एजेड लोग हैं वो उसको एकदम से अडेप्ट नहीं करते हैं, बहुत दिन लगाते हैं या करना ही नहीं चाहते, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग आते हैं हमारे पास जो 60 साल या 70 साल के ऊपर होते हैं, बट जब भी वो उनका हियरिंग एड देते हैं हम उनको ये होता है कि नेचुरल स्पीच जैसे नहीं होता है, जैसे नेचुरल हियरिंग में हम जैसे सुनते हैं ऐसा नहीं है। दूसरा, बहुत दिन के बाद हमारे पास आते हैं सो उसमें भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत दिन उनको सुनाई नहीं दिया। तो जब भी वो शोर सुनते हैं वो सोचते हैं कि वो शोर अजीब सा है, सिर्फ मेरे लिए सुन रहा है, आपको नहीं सुन रहा है, ये शोर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम बोलते हैं उनको कि हम सबको सुन रहा है ये शोर जो ओपीडी में रहता है, इसलिए हम उनको हियरिंग एड पहना के बाहर भेज देते हैं कि वहाँ पे पूछ लो कि जो शोर के बीच में अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है फिर हियरिंग एड से आपको बेनिफिट तो आ रहा है। उनको ऐसे कन्विंस करना पड़ता है। फिर जब भी लेते हैं वो जितना भी महंगा मशीन लेते हैं वो पहनते नहीं है घर में, सो वो भी अनदर सेकेंडरी इशू है। सो उनको पहले से आपको पूछना चाहिए, उसकी एडवांटेजेस बोलना चाहिए, जो बेनिफिट्स और उसकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको वेइंग हमें करना पड़ेगा उनके सामने और बोलना है कि इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर 2-3 लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बहुत लेफ्ट आउट हो जाते हैं फैमिली में अगर आपको हियरिंग एड नहीं है तो। डिमेंशिया, कॉग्निटिव डिक्लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हियरिंग लॉस है, कॉग्निटिव डिक्लाइन आ जाती है उनको, सो उनको वो भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि डिमेंशिया की बहुत कुछ मेन रीज़न हियरिंग लॉस होती है। सो ये बेनिफिट्स हम उनको वेइंग ज़्यादा करने में यूजुअली कन्विंस हो जाते हैं। एंड उनको ये भी बोलना चाहिए कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो, किसी से बात करना है इतने शोर में, सो हियरिंग एड तो मैंडेटरी होता है। सो कोई तो बहुत अच्छा सा लेते हैं वो जो भी कन्विंस हो जाते हैं, बट नॉट एवरीबडी। करना चाहिए क्योंकि आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, उससे कोई भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं आइसोलेशन में जाना अपने आप में एक दुविधा भरा होता है। और जैसे वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं, तो चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहें? इस बार कॉकलियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया है, जो कॉकलियर इम्प्लांट्स एसोसिएशन है एक, जो सर्जन्स और ऑडियोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशनिस्ट की कॉमन एसोसिएशन है, उन्होंने एक्टिविटी ग्रांट अवार्ड किया है हमें। सो हमारे प्रपोजल को अवार्ड मिला है इस बार। सो उसमें हम वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस अवार्ड को लेके, एंड द फोकस कम्प्लीटली इसमें होता है यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग में। वैसे हियरिंग केयर थीम है वर्ल्ड हियरिंग डे की। अभी तक हम डिस्कस किया था कि सुनाई को कैसे हम प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है आपको प्रोफेशनल्स के पास आना है, इधर ENTs, क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। बहुत लोग हैं जो क्वैक्स है बाहर, उसकी बात सुन के बहुत लोग ऐसे हियरिंग एड्स ले लेते हैं कम पैसा में और उनकी हियरिंग और भी डैमेज हो जाती है। सो हियरिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पास आप जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के पास चले जाना, एंड आपकी एग्जामिनेशन रूटीन में करना चाहिए। जैसे आपकी आंख की करते रहते हो ऐसा ही सुनाई का भी करना है। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आते हैं। अगर एक स्पेक्स नहीं डाल सकते हैं हम, तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक हियरिंग एड ठीक है हमारे लिए, दूसरे कान के लिए नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन में सारे जो कनेक्शंस हैं, न्यूरल कनेक्शंस, वो इंटरेक्ट होती है हायर लेवल पे। सो दोनों कान से सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सो छोटे बच्चों को भी दोनों कान से सुनाई देना बहुत ज़रूरी है। उनको ट्रीटमेंट भी दोनों कान से करवाना है, बड़े लोगों को भी सेम है। सो हियरिंग केयर एंड यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग को हम इस बार हाईलाइट कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। सो जो भी हियरिंग स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं वो लेके आ सकते हैं बच्चे को, हम कर लेंगे उधर। हर रोज़ चल रहा है स्क्रीनिंग प्रोग्राम जी। तो डॉक्टर एन भानुमति, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT PGI चंडीगढ़, और डॉक्टर नारायण, लेक्चरर ENT PGI चंडीगढ़, आप दोनों आज हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हुए अपना बहुमूल्य समय निकालकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।